एक रेगिस्तान में जहां जिंदगी के कोई खास निशान नहीं थे, अचानक सब कुछ पागल हो जाता है जब एक चीख सुनाई देती है। एक लड़का बार बार चिल्लाता है कि वो मर गया। वो कुछ मॉन्स्टर्स से भागता रहता है जो उसके ठीक पीछे हैं। अचानक एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो स्लाइडिंग टैकल लगाकर बच जाता है। पीछे मुड़कर वो कहता है कि इस मॉन्स्टर को तो घात लगाना भी आता है। वो ये भी कहता है कि वो अभी अभी इस दुनिया में आया है और सोचता है कि क्या वो सच में यहीं मर जाएगा। भागते भागते उसे दूर कुछ दिखता है और वो कहता है कि वो खाना पकाने का धुआं लग रहा है। वो फौरन खुश हो जाता है और तेज भागने लगता है। कहता है कि जरूर कोई इंसानी बस्ती होगी। वो कहता है कि एक बार वहां पहुंच गया तो सेफ रहेगा, लेकिन अचानक रास्ते में एक पत्थर आ जाता है। उसका पैर उससे टकराता है और वो गिरते हुए चिल्लाता है, अरे नहीं। लगभग रोते हुए जमीन पर गिरकर वो लुढ़कता रहता है और थोड़ी देर बाद जमीन पर चित्त पड़ा रहता है, जबकि मॉन्स्टर्स उसके करीब आने लगते हैं। वो फौरन उठता है और फिर से भागने लगता है। चिल्लाता है कि वो दोबारा कभी रैंडमली ट्रांसमिग्रेट नहीं करेगा। जैसे ही वो इंसानी बस्ती के करीब पहुंचता है, अचानक एक गोली की आवाज आती है। उसके ठीक पीछे का मॉन्स्टर गिरकर सीधे उसके ऊपर आ जाता है। ये काफी अजीब सिचुएशन है और वो साफ डरा हुआ है। जिसने गोली चलाई वो रीलोड करने लगता है। जैसे जैसे और मॉन्स्टर्स आते हैं, वो सभी गोलियों से गिरा दिए जाते हैं। वो लड़का कहता है कि वो बच गया। मॉन्स्टर अभी भी उसके ऊपर है। उसे हटाते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक औरत नजर आती है। वो पूछती है कि वो उस चीज को कब तक गले लगाए रखेगा। उसे अचानक एहसास होता है कि मॉन्स्टर सच में थोड़ा ज्यादा ही चिपक गया है। उसे धकेलते हुए वो कहता है कि उसे छुए नहीं। फिर वो उस औरत का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन औरत फौरन बंदूक सीधे उसके चेहरे पर तान देती है। वो कहती है कि हिले नहीं और उसका नाम पूछती है। वो लड़का फौरन हाथ ऊपर करके कहता है कि उसका नाम चुन्योंग है। औरत पूछती है कि वो अचानक उनके कैंप के पास कैसे आ गया। चुन्योंगन कहता है कि अगर वो बोले कि वो रास्ता भटक गया था और किसी तरह यहां पहुंच गया तो क्या वो यकीन करेगी। औरत कहती है कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने उसे ट्रांसमिग्रेट वाली बात करते हुए साफ सुना था। यह सुनकर वो लड़का मन में घबरा जाता है और सोचता है कि अगर उसने सच बताया तो वो पक्का उसे पागल समझेगी। तभी औरत कहती है कि वह बोल नहीं रहा, लगता है जीना नहीं चाहता। अचानक उसे कुछ महकता है और वो कहती है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो फौरन पूछती है कि उसके बैग में क्या है। वो लड़का कहता है, अरे ये कुछ निकालते हुए वो बताता है कि वो स्पाइसी स्ट्रिप खाने वाला ही था कि एक ज़ॉम्बी से सामना हो गया तो उसे जल्दी से बैग में ठूंसना पड़ा। औरत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने कहा ये खाना है। वो साफ शक में है, लेकिन बंदूक अभी भी उस पर तनी हुई है। चुन्योंग कहता है हाँ, और पूछता है कि क्या वो छकना चाहती है। औरत सोचती है कि रंग तो अजीब लग रहा है, कहीं जहरीला संगीत तो नहीं, लेकिन साथ ही खुशबू बहुत अच्छी है और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आखिरकार वो ले ही लेती है। खाने से पहले वह मन में सोचती है कि पहले खाएगी, सवाल बाद में करेगी। जैसे ही वो एक बाइट लेती है, जैसे वो जन्नत में पहुंच जाती है। वो कहती है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है और बताती है कि तेल की खुशबू और स्वाद मसलन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मिला हुआ है। चुनियों को लगता है कि ये तो पूरी जीत है। मन में वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। एक तबाह दुनिया में कोई भी खाने से मना नहीं कर सकता, खासकर इतने अच्छे खाने से। फिर चुन्योंग अपनी सिचुएशन समझाने लगता है। वो बताता है कि वो पहले बस एक आम सा नौकरी करने वाला इंसान था। कुछ दिन पहले अचानक कंपनी ने उसे निकाल दिया और उसकी कमाई का एकमात्र झरिया चला गया। वो बहुत उदास था, लेकिन अचानक ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए स्नैक्स के डब्बे में उसे एक अजीब सी रिंग मिली। उसने बताया कि जैसे ही उसने वो रिंग पहनी, वो एकदम एक बहुत डरावनी दुनिया में पहुंच गया। उस वक्त उसे याद है कि उसने चारों तरफ देखा था और सोचा था कि सामने वाला जानवर तो एक बड़ा चूहा है, और वो आखिर है कहाँ। वो चूहा फौरन दहाड़ा और उस पर झपाटा। घबराहट में उसने चिल्लाया कि वो अभी घर जाना चाहता है। जैसे ही उसने ये कहा, वो अचानक वापस असल दुनिया में आ गया, उसी खाली डब्बे के सामने जो बॉस ने निकालते वक्त दिया था। हैरानी से इधर उधर देखते हुए उसे समझ आया कि भले ही वजह समझ ना आए, लेकिन वो रिंग उसे असल दुनिया और इस तबाह दुनिया के बीच आज़ादी से आने जाने देती है। सालों से देखने के अपने तजुर्बे के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी दुनिया में खाना ही असली करेंसी है। अगर इस फायदे का सही इस्तेमाल किया तो वो जिंदगी की चोटी पर पहुंच सकता है और वो सब पा सकता है जो एक इंसान चाहता है। वापस वर्तमान में जिस औरत ने उसे बचाया, वो अभी भी उस स्नैक का स्वाद ले रही है, लेकिन जल्द ही आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो जाता है
और वो थोड़ी शर्मिंदगी की भरी आवाज में कहती है कि उसने खत्म कर दिया, रोक नहीं पाई। चुनयोंग कहता है कोई बात नहीं। वो समझाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो है वहां खाने की कमी नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सी चीजों की कमी है, इसीलिए उसे सप्लाई एक्सचेंज करने के लिए बाहर भेजा गया था। औरत हैरान होकर कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जहां खाने की कमी नहीं। चुनयोंग कहता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर को अभी अपने सामने देख रही है। ये सुनकर औरत फौरन पूछती है कि क्या वो उसे हायर कर सकता है। वो बताती है कि वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है और वो जो भी चीजें खाने के बदले एक्सचेंज करना चाहे वो उसे ढूंढने में मदद कर सकती है। वो कहती है कि उसकी कमीशन बस 15 पैक्स उन्हीं स्पाइसी स्ट्रिप्स के होंगे जो उसने उसे दिए थे। हर महीने चुनयोंग एक पल सोचता है और कहता है कि ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। औरत पूछती है कि वो क्या जानना चाहता है। चुनयोंग कहता है कि वो उसका नाम जानना चाहता है। वो जवाब देती है कि उसका नाम लीलू है। फिर वो उसकी जेंडर पूछता है। वो पलटकर पूछती है कि क्या वो खुद नहीं देख सकता। फिर वो उसकी उम्र पूछता है कि वो कहती है कि 19 साल। चुनयोंग उसे देखकर कहता है कि ये 19 साल है। वो कमेंट करता है कि एपोकलिप्स में रहने वाले किसी इंसान के लिए उसकी न्यूट्रिशन तो थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। थोड़ा खांसते हुए वो कहता है कि उसके साइज को देखते हुए वो उसे हायर करेगा। वो बताता है कि मंथली सैलरी 15 पैक्स स्पाइसी स्ट्रिप्स होगी। औरत फौरन खुश हो जाती है। लीलू उसे शुक्रिया कहती है और बॉस बुलाती है। चुनयोंग फिर बेफिक्री से पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा कि उसे रास्ते में ही खत्म करके खाना छीन ले। लीलू कहती है कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो समझाती है कि उसे एक बार पेट भरने और हर बार पेट भरने के फर्क का पता है। फिर लीलू कहती है कि चलते हैं और वो उसे कैंप तक ले जाएगी। चुनयोंग कहता है कि रास्ता दिखाओ। लीलू ऐलान करती है कि वो पहुंच गए और कहती है कि ये उनका कैंप है, ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट डी। लेकिन चारों तरफ देखकर चुनयोंग मन में सोचता है कि ये कैंप तो किसी झुग्गी से भी बदतर है। फिर भी वो तय करता है कि अब यहाँ आ ही गया है तो जो मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। वो सोचता है कि पहले देखना चाहिए कि कोई कीमती चीज मिल सकती है या नहीं। कैंप में घूमते हुए और वहां रहने वाले लोगों को देखते हुए लीलू कहती है कि घबराए नहीं। वो समझाती है कि वो बाहरी है, इसीलिए सबका उससे सतर्क रहना स्वाभाविक है। फिर वो कहती है कि ये उसका घर है और उसे अंदर आके थोड़ा आराम करने को कहती है। चुनयोंग मन में सोचता है कि वो एक खूबसूरत लड़की के घर जाने वाला है और थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो काफी निराश हो जाता है और कहता है कि उसका रहन सहन तो बहुत सादा है। लीलू कहती है कि पहले बैठो। वो एक कप में पानी डालकर उसे देती है। फिर वो कहती है कि सिर्फ छोटा कैंप है, इसलिए ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट डी को हल्के में ना ले। वो समझाती है कि गौरैया भले ही छोटी हो लेकिन उसमें सभी जरूरी चीजें होती हैं। फिर वो कहती है कि सीधे बताएं कि खाने के बदले क्या चाहिए, क्योंकि कैंप में जो भी होगा वो उसे जरूर दिलाएगी। चुनंग कहता है कि उसे कुछ सोना और चांदी चाहिए और पूछता है कि क्या वो जानती है ये क्या होता है। लीलू सोना और चांदी दोहराती है और पूछती है कि वो उस बेकार चीज का क्या करेगा। यह सुनकर चुनियों का दिमाग लगभग उड़ जाता है। वो मन में सोचता है कि जिसे वो बेकार कह रही है वो उसकी दुनिया में 14,900 रुपये प्रति ग्राम है। वो समझाता है कि ग्रेट कैटलिज्म से पहले सोना और चांदी बहुत कीमती थे। लीलू जवाब देती है कि सोना खाया तो नहीं जा सकता और आजकल सब कुछ बदले में बदले से होता है। चुनियोंग खांसते हुए कहता है किक, क्योंकि ये उनका पहला लेन देन है, इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि क्या एक्सचेंज होता है, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपसी भरोसा बने ताकि आगे के डील्स का रास्ता खुले। फिर वो अपना बैग खोलकर उसे ढेर सारे स्पाइसी स्नैक्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिखाता है। लीलू को देखकर हैरानी भरी आवाज़ निकलती है। चुनियोंग फिर कहता है कि अगर डील हो गई तो बैग में जो खाना है उसका दवा हिस्सा उसका होगा और ये उस कमीशन के अलावा होगा जो वो पहले ही तय कर चुका है। लीलू को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि भले ही ये भरोसा बनाने के लिए हो, लेकिन कीमती खाने को बेकार सोने से एक्सचेंज करना बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन चुनियोंग सीधे कहता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा करें। वो कहता है कि सप्लाई उसके पास छोड़ता है और वो वहीं उसका इंतजार करेगा। लीलू सिर हिलाती है और कहती है ठीक है बॉस, और वादा करती है कि वो उसके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाएगी। वो अपनी बंदूक उठाकर निकलने की तैयारी करती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी वापस आएगी। जाते जाते चुनियोंग मन में सोचता है कि स्नैक्स का वो बैग उसके आखिरी 100 UN से आया था, इसलिए ये काम करना ही चाहिए। फिर वो लेट जाता है और शिकायत करता है कि ना इंटरनेट है ना सिग्नल, बड़ी बोरियत है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कागज की एक पट्टी दिखती है
और वो सोचता है कि क्या ये अखबार है। वो ध्यान से देखता है और तारीख पढ़ता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, साल 2235। फिर अगली लाइन उसका दिमाग पूरी तरह उड़ा देती है। उसमें ग्रेट कैटलिज्म, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जेनेटिक पोल्यूशन और ज़ॉम्बीज के बारे में लिखा है। करीब 1 घंटे बाद चुनियोंग आखिरकार सब कुछ जोड़कर समझ लेता है। वो कहता है कि अब समझा, ये ब्लू स्टार का 200 साल बाद का भविष्य है। लीलू ने जिस ग्रेट कैटेगलिज्म का जिक्र किया था वो दरअसल एक न्यूक्लियर वॉर था। लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स न्यू स्टार की आधी आबादी खत्म कर दी थी। साथ ही इसने पूरी धरती की इकोलॉजी बदल दी और वो बंजर दुनिया बना दी जो अभी है। ये जानने के बाद चुनियोंग कहता है कि इसका मतलब वो स्पेस में नहीं गया बल्कि टाइम में आया है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और लीलू कहती है कि वो वापस आ गई। वो एक बैग दिखाती है और बताती है कि कैंप में सोना चांदी बहुत कम बचा था। वो कहती है कि जो लाई है वो बेसिकली सब कुछ है, क्योंकि अब ये बेकार है तो कोई जमा ही नहीं करता। चुनंग पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है और अंदर चमकती धातु देखता है, उसकी चमक उसे लगभग अंधा कर देती है। हैरानी से देखते हुए वो बोल पड़ता है कि ये तो बेहद चमकदार है। सारा सोना हाथों में लेकर चुनंग बेहद खुश हो जाता है। वो मन में हंसते हुए कहता है कि अगर इस वेस्टलैंड ने उस जैसा चुनंग पैदा नहीं किया होता तो ये युग एक लंबी रात की तरह होता। तभी लीलू बोलती है। वो बताती है कि उसने जो खाना दिया उसकी वैल्यू सोने चांदी से कहीं ज़्यादा थी, इसीलिए उसने अपनी तरफ से उसके लिए एक टीयर 1 एनहांसमेंट सीरम भी एक्सचेंज कर लिया। वो समझाती है कि भले ही ये सबसे निचले लेवल का है, लेकिन इस टीयर 1 एनहांसमेंट सीरम की प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सीधे इंजेक्ट किया जा सकता है और कोई खतरा नहीं है। लीलू ये भी बताती है कि वो साफ तौर पर एक आम इंसान है, कोई एनहांस्ड ह्यूमन नहीं। इस सीरम से कुछ लो लेवल ज़ॉम्बीज से निपटना मुश्किल नहीं होगा। वो याद दिलाती है कि बाहर हर जगह खतरा है और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। चुनंग थोड़ा बेचैन होकर खांसता है और कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो है वो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए सफ़र में कोई खास खतरा नहीं होता। वो कहता है कि मुश्किल बस ट्रेडिंग वाले हिस्से में होती है, लेकिन फिर भी वो उसका शुक्रिया करता है। फिर वो अपना बैग पैक करता है और कहता है कि पहली ट्रेड बहुत स्मूथ रही, इसीलिए अब वापस जाएगा। वो बताता है कि कल आएगा और तब उसकी मंथली सैलरी दे देगा। जाते जाते वो कहता है कि चलता है। उसे जाते देखकर लीलू मन में सोचती है कि जो इंसान अकेले विडनेस में बिना किसी खतरे के घूम सकता है, उसके अंदर ज़रूर कोई राज है। लेकिन फिर वो इसे झटक देती है और सोचती है कि इस वेस्टलैंड में हर किसी का अपना राज होता है। वो स्नैक्स खाने लगती है और कहती है कि बेहद स्वादिष्ट है। फिर वो सोचती है कि जब तक वो सच में खाना देता रहे बस इतना काफ़ी है। बाद में वेस्टलैंड में चुनियोंग एक शांत जगह रुकता है और कहता है कि ये जगह ठीक रहेगी क्योंकि आसपास कोई नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर हवा को छूता है। अचानक एक चमक के साथ वो गायब हो जाता है और असल दुनिया में वापस आ जाता है, यानी वापस समय में। वापस आते ही वो जल्दी से बैग खोलता है और कहता है कि कुछ चेक करना है। अंदर उसे वो सारा सोना दिखता है जो वो लाया था। ये देखकर कि सोना अभी भी है, वो कहता है कि वो सपना नहीं देख रहा। फिर वो सोचता है कि बस कोई सोने की दुकान ढूंढकर इसे पैसों में बदलना है और वो अमीर हो जाएगा। वो खुद से कहता है कि वो चुनियोंग अब जिंदगी की चोटी पर पहुंचने वाला है, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि एक बार में ज़्यादा सोना एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, वरना लोग डर जाएंगे। सावधानी से इधर उधर देखते हुए वो सोचता है कि इस सोने की उत्पत्ति किसी को समझाना तो मुमकिन ही नहीं। सब सोचने के बाद वो चैन की सांस लेता है। फिर चुनियोंग सीरम को देखता है और सोचता है कि क्या एनहांसमेंट सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। वो सोचता है कि लीलू की बात सही है। एपोक्लिप्स में उसका शरीर बहुत कमज़ोर है, वो एक आम ज़ॉम्बी को भी नहीं हरा सकता। अगर उस दुनिया में जमना है तो पहले खुद को मजबूत करना होगा। फिर एक और ख्याल आता है। वो शिकायत करता है कि इस चीज़ के साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं है और कहता है कि इन्हें यूज़र एक्सपीरियंस की बिल्कुल परवाह नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वो फैसला करता है कि बस कर ही देते हैं और सीरम इंजेक्ट कर लेता है। सीरम फौरन उसके खून में दाखिल हो जाता है, लेकिन पहले उसे कोई बदलाव नहीं लगता। वो कमेंट करता है कि लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अचानक उसका दिल बेहद जोर से धड़कने लगता है और हाथ में पकड़ी सीरम की शीशी प्रेशर से टूट जाती है। उसे बेहद तेज दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है। कहता है कि इतना दर्द हो रहा है जैसे उसके शरीर की हर मसल फट रही हो। दर्द रुकता नहीं और काफ़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मसल्स बढ़ने और रीशेप होने लगती हैं। जब आखिरकार ये ख़त्म होता है तो वो खुद को देखता है और पाता है कि वो पूरी तरह मस्कुलर हो गया है। वो पूछता है कि क्या आखिरकार ख़त्म हुआ और सोचता है कि क्या ये सच में उसका शरीर है। अपनी मसल्स देखकर कहता है कि मसल लाइंस तो आर्नोल्ड से भी टक्कर लेती हैं।
सिर के ऊपर भी देखता है और मजाक में कहता है कि ये नुकीला भी नहीं हुआ। फिर कमेंट करता है कि डम्सडे टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है। शांत होने के बाद वो लीलू की बात के बारे में सोचता है। उसने कहा था कि ये सीरम सबसे निचले लेवल का था। वो सोचने लगता है कि अगर कोई हायर ग्रेड सीरम हो तो क्या कोई वन पंच मैन जैसा बन सकता है। तभी बाहर से एक आवाज आती है और चुनियोंग को दरवाज़ा खोलने को कहती है। चुनियोंग कहता है कि आया और दरवाज़ा खोलने जाता है। शुया नाम की एक लड़की अंदर आती है। वो एक 18वें टियर की एक्ट्रेस है और चुनियोंग की रूममेट भी। वो माफ़ी दे मांगती है और बताती है कि चाबी भूल गई थी। चुनियों कहता है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, वो रूममेट्स हैं। लेकिन जैसे ही शुया उसे देखती है वो जैसे जगह पर जम जाती है, जैसे किसी ने दिल पर तीर मार दिया हो। शुया अचानक खिलखिलाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। चुनियोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि शुया को क्या हो गया। शुया उसे देखकर कहती है कि उसने पहले कभी नहीं देखा था कि वो इतना मस्कुलर है। फिर वो बताती है कि आज उसका ऑडिशन पास नहीं हुआ और कहती है कि वो ज़रूर उसे तसल्ली देने आया होगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ज़्यादा करीब आती है चुनियोंग घबरा जाता है। वो जल्दी से मना करता है और भागने लगता है। चिल्लाता है कि वो कपड़े पहनना भूल गया था। वो अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। वहां खड़े होकर वो सोचता है कि शुया अब उसे ज़रूर कोई परवर्टेड इंसान समझती होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसे भूलने का फैसला करता है और खुद से कहता है कि अभी सोना बेचना प्रायोरिटी है। इसीलिए वो बाहर निकलता है। सड़क पर चलते हुए उसे अचानक लगता है कि उसके शरीर का बोझ लगभग खत्म हो गया है। सब कुछ बेहद हल्का लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दूर एक बोर्ड देखता है और पाता है कि वो सैकड़ों मीटर दूर से साफ पढ़ सकता है। चलते चलते वो पहले से कहीं दूर की आवाज़ें भी सुनने लगता है। एक जगह उसे एक औरत की बात सुनाई देती है जो किसी से कह रही थी कि बूढ़े ली की बीवी ने उनसे धोखा किया। यह सुनकर चुनियों को एहसास होता है कि उसकी सुनने की क्षमता भी साफ तौर पर बढ़ गई है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि एनहांसमेंट सीरम ने सिर्फ उसकी ताकत नहीं बढ़ाई बल्कि उसकी पूरी शारीरिक फिटनेस को बेहतर किया है। फिर वो सोचता है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद भी उस वेस्टलैंड की टेक्नोलॉजी अभी के द्वार से 200 साल आगे है। उस दुनिया की वैल्यू निश्चित रूप से और एक्सप्लोर करने लायक है। जल्द ही वो लिंस गोल्ड शॉप पर पहुंचता है। दुकान देखकर चुनियोंग सोचता है कि बड़ी ज्वेलरी चेस अनजान ओरिजिन का सोना खरीदने से मना कर सकती हैं, इसलिए इस तरह की प्राइवेट गोल्ड शॉप ज़्यादा सेफ चॉइस है। दुकान में घुसते ही एक रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है। चुनियोंग पूछता है कि क्या बॉस मिल सकते हैं क्योंकि उसे कुछ काम करना है। रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से कहती है कि वो उसे बता सकता है। ज्यादा कुछ कहे बिना चुनियों अपना बैग खोलता है और अंदर का सोना दिखाता है और कहता है कि शायद वो खुद ये फैसला नहीं कर पाएगी। इतना सोना देखकर रिसेप्शनिस्ट साफ हैरान हो जाती है। चुनियोंग शांति से पूछता है कि अब क्या लगता है। रिसेप्शनिस्ट फौरन कहती है कि उसके साथ आए। वो उसे लिंस गोल्ड शॉप के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है। थोड़ी देर बाद बॉस आता है और अपना परिचय लिंताओ के रूप में देता है। वो विनम्रता से पूछता है कि उसे कैसे संबोधित करें। वो हाथ मिलाते हैं और लिंताओ कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। चुनियोंग बस इतना कहता है कि उसका सरनेम चुन है। लिंताओ फिर उसे सम्मान से मिस्टर चुन कहकर बुलाता है और बैठने को कहता है। चुनियोंग सोना निकालकर मेज पर रखता है। लिंताओ मेज पर रखी गोल्ड बार्स देखकर पूछता है कि क्या वो इन्हें बेचना चाहता है। चुनियोंग पुष्टि करता है। लिंताओ एक बार उठाकर ध्यान से देखता है, फिर कहता है कि चू की रकम काफी बड़ी है, इसीलिए उसे प्योरिटी जांचने के लिए मशीन इस्तेमाल करनी होगी और पूछता है कि मिस्टर चून को कोई आपत्ति तो नहीं। चुनियोंग कहता है कि बेशक करो। मन में चुनियोंग सोचता है कि डूम्सडे वेस्टलैंड में सोना चांदी बेकार है और वहां कोई नकली सोना बनाने की जहमत भी नहीं उठाता, इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास से जांच करने देता है। थोड़ी देर बाद लिंताओ मशीन से टेस्ट करता है। नतीजा आता है 99.999% प्यूरिटी। नतीजा देखकर लिंताओ हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो पूरा खाटी 9999 गोल्ड है। चुनियोंग पूछता है कि नतीजा क्या है। लिंताओ कहता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और बताता है कि वो 400 यूएन प्रति ग्राम का बायबैक प्राइस दे सकता है। ये सुनकर चुनियों के होश उड़ जाते हैं। खुशी में उसके हाथ का गिलास तरक जाता है। मन में वो जल्दी से हिसाब लगाता है। 400 यूएन प्रति ग्राम के हिसाब से 1 किलो की एक गोल्ड बार 4 लाख यूएन की होगी। 3 गोल्ड बार्स मिलाकर कुल 12 लाख यूएन। बस ये सोचकर ही वो मन में बेहद खुश हो जाता है। लिंताओ कहता है कि बेशक चुनियों को एक फॉर्मल इनवॉइस देनी होगी। चुनियोंग कहता है कि वो नहीं है, लेकिन भरोसा दिलाता है कि सोर्स बिल्कुल साफ है और कोई परेशानी नहीं होगी। लिंताओ जवाब देता है कि सिर्फ बातों से प्रूफ नहीं बनता,
इतनी बड़ी मात्रा एक साथ खरीदना उसके लिए काफी जोखिम भरा है। चुनयोंग हाथ में गिलास को थोड़ा और दबाते हुए कहता है कि बॉस लिन से बात करें। वो कहता है कि प्राइस कम करने वाली बातें छोड़कर असली ऑफर बताएं। साथ ही कहता है कि अगर प्राइस सही लगी तो डील होगी और नहीं तो बस एक नया दोस्त बन जाएगा। ये कहते हुए वो एक गोल्ड बार लिन ताऊ की तरफ धकेलता है। लिन ताऊ थोड़ा घबराया हुआ दिखता है और कहता है कि ऐसे में वो घाटा उठाकर 280 यूएन प्रति ग्राम पर खरीद लेगा, जो कुल मिलाकर ठीक 8400 यूएन बनता है। चुनयोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये ज्यादा सही लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि 8400 यूएन का बैंक ट्रांसफर मिल गया है। चुनयोंग फिर एक और गोल्ड बार मेज पर रखता है और कहता है कि पैसे मिल गए और डील बहुत अच्छी रही। ये देखकर लिन ताऊ जल्दी से कहता है कि अगर मिस्टर चुन के पास आगे भी कुछ सामान हो तो वो मिलकर काम कर सकते हैं। चुनयोंग बेफिक्री से कहता है कि सोचेगा। दुकान से निकलकर चुनयोंग मन में सोचता है कि बस 3 गोल्ड बार से 8 लाख से ज्यादा मिल गए। फिर वो मन में हंसता है और सोचता है कि अगर बैग की सारी गोल्ड बार्स बेच दी तो वो सच में अमीर हो जाएगा। बाद में चुनियों के रेजिडेंशियल कंपाउंड में उसके साथ रहने वाली ऑफिस वर्कर जाओ दिनान इधर उधर देखते हुए पूछ रही है कि उसका फोन कहाँ है। दूसरी आवाज बताती है कि कॉफी टेबल पर है और सुयन का कॉल आ रहा है। जैसे ही वो फोन उठाती है, चुनियो वापस आता है और उसे ग्रीटिंग देते हुए पूछता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। सुयन बताती है कि डैन डैन अभी अभी घर आई थी, लेकिन बॉस ने अचानक ओवरटाइम के लिए बुला लिया। चुनियोंग आ भरकर कहता है कि टाइमिंग बहुत बुरी है क्योंकि आज उसने थोड़ी कमाई की है और दोनों को डिनर पर ले जाने का प्लान था। डन डैन सिचुएशन पर शिकायत करती है और सुयन से कहती है कि उसका हिस्सा भी भरपेट खाए। सुयन हंसकर कहती है कि चिंता मत करो। फिर डैन डैन चुनियों की तरफ मुड़कर मजाक में कहती है कि उसके जाने के बाद शोया पर नजर न डाले। चुनियोंग हंसकर कहता है कि वो मजाक कर रही है। संगीत, क्या वो सच में ऐसा लगता है? डन डैन हंसते हुए कहती है कि मजे करो और चली जाती है। सुयन मजाक में उसे प्रेसिडेंट चुन कहकर पूछती है कि आज रात कहाँ खाना खाएंगे। चुनियोंग लिंग डियावा का सुझाव देता है। सुयन हैरान होकर पूछती है कि मजाक तो नहीं कर रहा क्योंकि वो तो 5 स्टार जगह है। चुनियोंग शांति से कहता है कि मजाक नहीं कर रहा। वो कहता है कि रात को मिलते हैं। बाद में अपने कमरे में चुनियोंग बैग खोलकर बची हुई गोल्ड बार्स निकालता है। उन्हें देखते हुए खुद से कहता है कि वक्त बर्बाद नहीं करना है। वो तय करता है कि आज ही सभी दर्जन भर गोल्ड बार्स एक्सचेंज कर देनी है। इसलिए वो एक एक करके अलग अलग ज्वेलरी शॉप ओनर्स के पास जाने लगता है। हर बार वो थोड़े कम दाम पर कुछ बार्स बेचता है ताकि दुकानें बिना ज्यादा इनवॉइस वाले सवाल पूछे जल्दी खरीद लें। सभी डील्स स्मूथ रहती हैं और दोनों तरफ से संतुष्टि रहती है। दिन के अंत में चुनियोंग अपना अकाउंट चेक करता है और बैलेंस 40 लाख युवान पहुंच चुका होता है। थोड़ी देर बाद उसे ग्वांजी का फोन आता है। चुनियोंग उठाकर मजाक में पूछता है कि क्या बात है। ग्वांजी ने अचानक कॉल किया, क्या याद आ गई? दूसरी तरफ ग्वांजी पूछता है कि चुनियोंग ने उसे नौकरी जाने की बात क्यों नहीं बताई। वो यह भी पूछता है कि किराए के लिए पैसे हैं या नहीं और कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं जो अभी काम आ सकते हैं। ये सुनकर चुनियोंग हंसता है और कहता है कि ब्रदर यंग के पास अब पैसों की कमी नहीं है। लेकिन फिर एक बात उसे खटकती है। वो रुककर पूछता है कि उसे नौकरी जाने की बात किसने बताई और सोचता है कि क्या खबर इतनी दूर तक पहुंच गई। ग्वांगी थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि चुनियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड पोंगजा ने बताया था। वो कहता है कि उसने मेंशन किया था कि शायद सीधे मदद करना ठीक ना हो, इसलिए उसने ग्वांगी से उसका ख्याल रखने को कहा। वो नाम सुनकर चुनियोंग हैरान होता है और कहता है कि वो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज है। उसका दोस्त कहता है कि उसे लगता है कि पोंगजा अभी भी उसकी परवाह करती है और पूछता है कि दोनों अलग क्यों हुए। चुनियोंग बताता है कि पोंगजा की मां चाहती थी कि उसका पार्टनर दइंग में घर खरीद सके। वो याद दिलाता है कि उसे उसके घर की आर्थिक हालत पता है। दोस्त आह भरते हुए कहता है कि ये सुनकर उसका सिंगल रहने का इरादा और पक्का हो गया। फिर चुनियोंग एक बात पूछता है जो अचानक दिमाग में आई। वो पूछता है कि पोंगजा को उसकी सिचुएशन का पता कैसे चला, क्योंकि अलग होने के बाद से उसने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। दोस्त बताता है कि वो रिच सेकंड जनरेशन लड़का जियांग जिंगलोंग था जिसने उसे बताया। वो याद दिलाता है कि उस लड़के की हमेशा से पोंगजा में दिलचस्पी रही है। फिर दोस्त एक और बात बताता है। वो कहता है कि सुना है कि जिंग जिंगलोंग ने चुनियों की पुरानी कंपनी में शेयर्स भी खरीदे और खासतौर पर उसका नाम लेकर निकलवाया, सिर्फ उसे तकलीफ देने के लिए। ये सुनकर चुनियों का मूड एकदम बदल जाता है। वो ठंडे लहजे में कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छा, तो असल माजरा यही है। दोस्त जल्दी से कहता है कि शांत रहे और कोई बेवकूफ़ी डकरी न करें। चुनियोंग जवाब देता है कि उसका दिमाग बहुत दूर जा रहा है,
क्या वो सच में ऐसा लगता है जो कुछ उल्टा सीधा करे? दोस्त कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, फिर फोन रखता है और कहता है कि अपना ख्याल रखें। चुनियोंग भी अलविदा कहता है, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है चुनियोंग गुस्से में बुदबुदाता है कि जियांग जिंगलोंग सच में बेशर्म है। थोड़ी देर बाद वो अचानक टाइम चेक करता है और देखता है कि देर हो रही है। वो कहता है कि होटल जल्दी जाना होगा और तुरंत भागने लगता है। बाद में होटल के बाहर चुनियोंग खड़ा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि सुयन ने बताया था कि वो आने ही वाली है, कहाँ रह गई? तभी पास में एक गाड़ी आकर रुकती है। एक आवाज उसे पुकारती है और कहती है कि उसने इंतजार करवाया। आसपास के लोग फौरन फुसफुसाने लगते हैं कि कितनी खूबसूरत है, कहीं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं। सुयन नोटिस करती है कि चुनियोंग घूर रहा है और पूछती है कि खोया क्यों हुआ है। चुनियोंग मान लेता है कि 3 महीने से फ्लैटमेट्स हैं, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि वो इतनी खूबसूरत है। सुयन मुस्कुराती है और कहती है कि चकी वो उसे इतनी अच्छी जगह खाना खिला रहा है तो वो उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो पूछती है कि वो कैसी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है ना? चुनियों अचानक हड़बड़ा जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। जब वो उसका हाथ पकड़ती है सुयन बेफिक्री से कहती है कि रिलैक्स करें, ये बस सोशल एटिकेट है। पूछती है कि इतना नर्वस क्यों हो रहा है और उसे खींचते हुए कहती है कि चलते हैं अंदर। बाद में वो एक खूबसूरत नज़ारे वाली टेबल पर बैठते हैं। चुनियोंग उसे मेन्यू देते हुए विनम्रता से ऑर्डर करने को कहता है। सुयन शुक्रिया कहकर मेन्यू देखने लगती है, लेकिन दाम देखते देखते वो मन में सोचती है कि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। चुनियोंग वेटर से कहता है कि तीनों सिग्नेचर डिशेस में से एक एक लाएं और 2 डंजनस क्रैब्स भी। वेटर सिर हिलाकर कहता है कि ठीक है और एक पल रुकने को कहता है। वेटर के जाते ही सुयन चुनियों की तरफ झुककर पूछती है कि उसने इतना महंगा क्यों ऑर्डर किया। वो बताती है कि बस 2 डंजनस क्रैब्स की ही कीमत करीब 1000 युएन है। चुनियोंग बेफिक्री से कहता है कि चिंता ना करें, अभी उसके पास खूब पैसा है और 2 क्रैब्स तो आराम से अफोर्ड हो सकते हैं। सुयन आंखें घुमाती है और कहती है कि अमीर बनने का नाटक बंद करें। वो जानती है कि वो नॉर्मली ऑनलाइन सबसे सस्ता मिस्ट्री बॉक्स खाना मंगाता है। चुनियोंग थोड़ा बेचैन होकर खांसता है और फिर बताता है कि उसके बचपन का घर हाल ही में तोड़ा गया था। ये सुनकर सुयन अचानक खुश होकर कहती है कि अब समझी वो मजाक में कहती है कि तो फिर इतने महंगे खाने में उसे कोई मानसिक बोझ नहीं। वो हंसते हुए कहती है कि ये तो बेसिकली अमीर से लूट कर गरीब को खिलाना है। चुनियोंग बस एक बार फिर खांसता है, थोड़ा बेबस सा। बाद में खाना खत्म करने के बाद चुनियोंग पूछता है कि क्या कहीं और चलना है। सुयन पेट थपथपाते हुए कहती है कि खाना बेहद स्वादिष्ट था, लेकिन अब वाकई कुछ नहीं खा सकती। तभी पास में एक आदमी आता है और चुनियोंग का नाम लेकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे। वो निकला जियांग जिंगलोंग। चुनियोंग उसे देखकर कहता है कि क्या इत्तेफाका है। वो कमेंट करता है कि दार्जिलिंग इतना बड़ा शहर है, फिर भी बस खाना खाने निकला तो भी इससे मुलाकात हो गई। जियांग जिंगलोंग तन से पूछता है कि क्या चुनियों को लगता है कि वो 5 स्टार होटल में खाने के लायक है। चुनियोंग शांति से पूछता है कि क्या जिंगलिंग दाऊ उसके खानदान की है और क्या वो उसे निकालने वाला है। जियांग फिर कहता है कि लगता है चुनियों को पता चल गया कि उसे नौकरी से कैसे निकाला गया। सुयन कंफ्यूज्ड होकर धीरे से चुनियों से पूछती है कि क्या ये उसका दोस्त है। इधर जियांग जिंगलोंग सुयन पर नजर डालता है और उसकी खूबसूरती देखकर एकदम थम जाता है। मन में वो सोचता है कि बेहद खूबसूरत है। फिर वो मन में स्कीम बनाने लगता है। वो सोचता है कि चुनियोंग इसे यहाँ इंप्रेस करने लाया होगा, इसलिए वो चुनियोंग को एक कंगाल हारे हुए इंसान के रूप में एक्सपोज करेगा और हो सके तो लड़की को भी छीन लेगा। जियांग जिंग लोंग सुयान की तरफ मुड़कर कहता है कि चुनियोंग से धोखा न खाए। वो कहता है कि वो चुनियोंग का कॉलेज क्लासमेट है और उसे अच्छी तरह जानता है। उसके मुताबिक चुनियोंग बेहद गरीब है, हाल ही में नौकरी गई है और मुश्किल से किराया भर पाता है। वो आगे कहता है कि इस जगह लाकर वो शायद बड़ा दिखने के लिए अपनी जमा पूंजी लुटा रहा है। जियांग का दावा है कि चुनियोंग वो टाइप है जो पहले लड़कियों को झूठी शान से अंधा करता है, फिर ठगता है। ये सब अपमानजनक बातें सुनकर चुनियोंग फौरन गुस्से में आकर पूछता है कि क्या जियांग समझता है कि सब उसकी जैसे ही नीच सोच रखते हैं। सुयन शांति से कहती है कि समझ गई और याद दिलाने का शुक्रिया। जियांग गर्व से अपना परिचय सियांग जिंग लोंग के रूप में देता है और कहता है कि वो खूबसूरत औरतों को ठगा जाते देख नहीं सकता। फिर वो कहता है कि उसकी कंपनी एक इमेज स्पोक्सपर्सन ढूंढ रही है और पूछता है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। वो बिजनेस कार्ड भी निकाल कर देने की कोशिश करता है। सुयन कार्ड हटाते हुए कहती है कि अफसोस लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। जियांग फिर कोशिश करता है और कहता है कि उनके स्पोक्सपर्सन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स और ट्रीटमेंट मिलते हैं। एक बार और सोचें, सुयन मजबूती से कहती है कि जरूरत नहीं। वो बताती है
कि वो चुनियों की गर्लफ्रेंड है और अपने बॉयफ्रेंड की बुराई सुनना उसे पसंद नहीं। वो ये भी जोड़ती है कि जियांग जैसे डायरेक्टर के साथ कंपनी जल्द या बाद में डूब ही जाएगी। जियांग फौरन गुस्से में आकर चिल्लाता है। इधर चुनियोंग चुपचाप सुयन को थम्स अप देता है और कहता है कि वो सच में अच्छा नाटक करती है। सुयन मुस्कुराती है और कहती है कि वो एक्ट्रेस है। आखिर फिर वो चुनियोंग का हाथ पकड़कर कहती है कि चलते हैं, बेकार में वक्त बर्बाद नहीं करते। दोनों साथ चलने लगते हैं। पीछे जियांग जिंगलोंग आग बबूला है। वो कोसते हुए पूछता है कि क्या वो अंधी है जो चुनियोंग जैसे के लिए पागल हो गई। फिर गुस्से में चुनियोंग को कहता है कि बस देखता रहे। उसी वक्त पीछे से एक औरत आती है और पूछती है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। वो निकली चुनियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड पोंगजा। जियांग फौरन लहजा बदल कर कहता है कि जा, जल्दी ना करें। वो कहता है कि उसने एक बार में टेबल बुक किया है और कुछ ड्रिंक्स लेने का सुझाव देता है, लेकिन पोंगजा शांति से मना कर देती है और कहती है कि जरूरत नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। जियांग हैरान हो जाता है। पोंगजा कहती है कि आज के खाने के पैसे वो ट्रांसफर कर देगी। वो गाड़ी की तरफ चल देती है, जबकि जियांग बार बार जियाजा पुकारता रहता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, बस गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। इधर जियांग जिंगलोंग पोंगजा को जाते देखता रहता है और गुस्से में बुदबुदाता है कि हर एक उसके सामने नखरे दिखाती है। थोड़ी दूर पर चुनियों और सुयन साथ चल रहे हैं। सुयन कमेंट करती है कि अभी जो मिला वो बहुत इरिटेटिंग था। चुनियोंग कहता है कि भले ही जियांग जिंगलोंग इरिटेटिंग था, लेकिन उससे मिलने से उसे कुछ एहसास हुआ। सुयन पूछती है कि क्या मतलब। चुनियोंग बताता है कि अचानक इतना पैसा आने के बाद वो सोच रहा था कि किस तरह का करियर चुने, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है। वो कहता है कि वो एक गेम कंपनी खोलेगा और जियांग जिंगलोंग को पूरी तरह हरा देगा। सुयन चेतावनी देती है कि कंपनी खोलना बहुत जोखिम भरा है। वह कहती है कि सोच समझकर फैसला करें, जोश में ना आए। चुनियोंग आत्मविश्वास से कहता है कि चिंता न करें और बस तमाशा देखती रहे। उस रात बाद में चुनियों के रेजिडेंशियल कंपाउंड में वो नहा रहा है। नहाते हुए वो अपनी सिचुएशन के बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि वेस्टलैंड में सामान एक्सचेंज करके सोना लाना अभी तो काम कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ेगी ये ध्यान खींचेगा और शायद जांच भी होगी। इसीलिए अगर वो अपनी कमाई को लीगल बनाना चाहता है तो उसे इस दुनिया में भी एक सही करियर बनाना होगा। नहाने के बाद वो बाहर निकलता है, कंप्यूटर के सामने कुर्सी खींचकर बैठता है और सोचते हुए उसे यूज करने लगता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वेस्टलैंड का सबसे बड़ा फायदा उसके भरपूर रिसोर्सेज के अलावा उसकी टेक्नोलॉजी है। लीलू के मुताबिक ग्रेट कैटलिज्म को हुए अभी सिर्फ करीब 10 साल हुए हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल इनहेरिटेंस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होगी। अगर ध्यान से ढूंढे तो उसे यकीन है कि अलग अलग फील्ड्स के कई एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। फिर एक और ख्याल आता है, अपोकलिप्स के मंथली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो इन एक्सपर्ट्स को बस 15 पैक्स स्पाइसी स्ट्रिप्स में हायर कर सकता है। करीब 200 साल आगे की टेक्नोलॉजी के साथ एक कुआ एरा गेम बनाना बेहद आसान होगा। वापस अपनी बिल्डिंग में चुनियोंग फोन पर बात करते हुए कहता है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है और अप्रूवल पूरा होते ही SMS से बता दिया जाएगा। वो शुक्रिया कहकर फोन रखता है, फिर मन में सोचता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंट पर छोड़ दी, अब एम्प्लॉइज हायर करना है, लेकिन उससे पहले वो तय करता है कि जल्दी से खाना खरीद कर वेस्टलैंड जाना चाहिए। सोचते सचते उसे एक जरूरी बात याद आती है, क्योंकि वो जगह दरअसल 200 साल बाद की दुनिया है, इसलिए स्नैक्स लाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी तेज नज़र वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डेट्स देख ली तो बेवजह परेशानी हो सकती है। बाद में वो शॉपिंग करने जाता है और एक स्टोर काउंटर पर पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट ग्रीटिंग करके पूछती है कि क्या लेना है। चुनियोंग बेफिक्री से कहता है कि 50 kg पोर्क चाहिए। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर दोबारा पूछती है। करीब आधे घंटे बाद चुनियोंग सप्लाई से भरी एक कार्ट धकेल रहा है। उसे देखकर खुशी से कहता है कि सब ले लेगा। साथ में 20 kg आलू, 20 kg मक्का और 20 kg पत्ता गोभी भी जोड़ता है। बाद में घर पहुंचकर चुनियोंग मुश्किल से बड़े बड़े पैकेजेस अंदर लाता है। उन्हें रखते हुए वो चिल्लाता है और सांस लेता है। फिर सोचता है कि फिजिक एनहांसमेंट से इस वेट का कोई असर नहीं होता, लेकिन इस तरह बार बार चीजें इधर उधर करना फिर भी बहुत झंझट है। अभी तो कुछ ही सामान है इसलिए ठीक है, लेकिन बाद में जब कंपनी बन जाएगी तो दसियों या सैकड़ों लोगों का खाना कैसे लाएगा। जैसे ही वो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है, उसकी उंगली की रिंग अचानक चमकने लगती है। अगले ही पल सामने रखा पूरा पैकेज गायब हो जाता है। चुनियोंग हैरानी से देखता है और सोचता है कि ये क्या हुआ। फिर अचानक एक ख्याल आता है। वो रिंग चेक करता है और पाता है कि पैकेज उसमें समा गया।
उत्सुकता से वो समन कहता है और पैकेज फौरन सामने वापस आ जाता है। जब वो उसे वापस लेता है तो पैकेज रिंग में चला जाता है। चुन्योंगंग फौरन एक्साइटेड हो जाता है और समझता है कि ये दरअसल एक स्टोरेज स्पेस है। वो खुशी से हंसता है और कहता है कि रिंग सिर्फ वेस्टलैंड में जाने नहीं देती, बल्कि इसमें और भी कमाल की एबिलिटीज हैं। खुशी में वो रिंग को किस करके कहता है कि ये तो बड़ी प्यारी है। मजाक में कहता है कि जैसे नींद आए तो तकिया मिल जाए। रिंग सर्विस तो बेमिसाल है। फिर जोश में ऐलान करता है कि अब फिर एपोक्लिप्स जाने का वक्त है और रिंग एक्टिवेट करके वेस्टलैंड में पहुंच जाता है। वेस्टलैंड में पहुंचकर चुन्योंग रिंग से पैकेज निकालता है और मन में सोचता है कि अभी दूसरों के सामने अपनी एबिलिटीज जाहिर नहीं करनी। शक से बचने के लिए वो तय करता है कि लीलू के पास जाते वक्त सामान नॉर्मली ही उठाकर ले जाएगा। इधर लीलू अकेली बैठी पहले वाले स्नैक का बचा हुआ हिस्सा खा रही है। एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखते ही उसे फिर से जन्नत का एहसास होता है और वो कहती है कि एक और पैक खाने का बहुत मन है, लेकिन फिर वो खुद को रोकती है। याद दिलाती है कि वेस्टलैंड में जो खाना सड़ता नहीं और सील्ड रहता है वो बेशकीमती है। अगर संभाल कर रखे तो एक पैक इस मुश्किल माहौल में 1 हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। फिर अचानक एक ख्याल आता है। उसे एहसास होता है कि चुन्योंग ने कल कीमती खाना देकर बेकार सोने का ढेर लिया था। वो चिंता करने लगती है कि शायद उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे इसके लिए डांटे या सजा दे। वो खुद को तसल्ली देती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना खाना हो वहां मेंबर्स की कमी नहीं होगी। चुन्योंग जैसे बेफिक्री से खाना ट्रेड कर सकता है, इसका मतलब उसकी पोजीशन जरूर ऊंची होगी। फिर भी वो इमेजिन करती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन ने डांटा होगा और वो माफी मांग रहा होगा, जिससे वो बेचैन हो जाती है। आखिरकार आह भरकर खुद से कहती है कि वो शायद वापस आएगा भी नहीं। शायद कल जो हुआ वो बस एक खूबसूरत सपना था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। चुन्योंग एक बड़ा पैकेज उठाए आता है और बेफिक्री से कहता है कि सामान उठाने में मदद करें। लीलू उसे देखते ही उछलकर खड़ी हो जाती है और बॉस चिल्लाती है। वो दौड़कर उससे लिपट जाती है, जिससे उसके हाथ की सारी चीजें जमीन पर बिखर जाती हैं। खुशी से लीलू कहती है संगीत कि यकीन नहीं होता कि वो सच में वापस आया और उसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखें भर आती हैं और वो मान लेती है कि उसे लगा था कि कल उसने झूठ बोला था। चुन्योंग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो उससे क्यों झूठ बोलेगा। लीलू बताती है कि कल वो बस बेकार सोने की एक थैली लाई थी और एक टियर 1 एनहांसमेंट सीरम की वैल्यू एक पूरे बैकपैक भरे खाने से तो कहीं कम है। उसे यकीन था कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए उसे जरूर सजा देगी। चुन्योंग शांति से कहता है कि चिंता न करें। वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन बहुत ऊंची है, इसलिए एक थैली खाने का कोई मतलब नहीं। वो ये भी बताता है कि उसने सोना इसलिए लिया क्योंकि उसके काम का है, तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लीलू सिर हिलाकर समझ जाती है। चुन्योंग फिर कहता है कि अगर समझ गई तो जल्दी से जमीन पर बिखरा सामान उठाएं। जैसे ही लीलू सामान उठाने लगती है, अचानक उसके हाथ में एक बड़ा तरबूज आ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे देखते हुए वो चिल्लाती है कि ये तो असली सब्जियां हैं और यकीन न होते हुए पूछती है कि क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन सच में खुद सब्जियां उगाती है। चुन्योंग उसे देखकर बेफिक्री से कहता है कि ये तो बस पत्ता गोभी है, इसमें इतने रिएक्शन की क्या जरूरत है। लीलू फौरन बताती है कि ग्रेट कैटलिज्म के बाद जमीन पूरी तरह पोल्यूटेड हो गई, इसीलिए सब्जियां उगाने की कोशिश की जाए तो वो बच नहीं सकती। चुन्योंग हाथ हिलाकर कहता है कि रोना बंद करें। बेफिक्री से कहता है कि अगर उसे पसंद है तो सारी सब्जियां उसे दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर लीलू फिर हैरान हो जाती है। वो उसकी बात दोहराती है और पूछती है कि क्या सच में उसे दे रहा है। पत्ता गोभी संभालकर पकड़ते हुए कहती है कि ये सब्जियां बहुत कीमती हैं। वो कहती है कि वो इनकी असली वैल्यू का अंदाजा भी नहीं लगा सकती, इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो आगे कहती है कि चुन्योंग बहुत अच्छा इंसान है जो इतना कीमती खाना देने को तैयार है, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए काम करती है इसलिए वो सिर्फ वही सैलरी लेगी जिसकी वो हकदार है। ये सुनकर चुन्योंग मन में चुपचाप सोचता है कि उसे अभी अभी गुड पर्सन कार्ड मिला। फिर वो कहता है कि उसने उसके लिए एक बेहतर सैलरी सिस्टम पहले ही सोच लिया है। स्पाइसी स्ट्रिप्स की जगह असली खाना जो पेट भर सके वो कहीं ज्यादा सही रहेगा। वो ये भी बताता है कि आगे जो भी जरूरत हो उसे बता सकती है, लेकिन बदले में उसके काम की क्वालिटी भी बनी रहनी चाहिए। लीलू फौरन कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। चुन्योंग फिर साफ करता है कि अभी उनका रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का है। उसका काम है उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करना और जब भी जरूरत हो जानकारी देना। लीलू जल्दी से कहती है कि समझ गई। चुन्योंग फिर बताता है कि इस बार वो मीट और वेजिटेबल्स इसलिए लाया है क्योंकि उसे और लोगों को हायर करने में उसकी मदद चाहिए। लीलू हैरान होकर पूछती है कि और वर्कर्स रिक्रूट करने हैं।
वो ये भी पूछती है कि कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। चुनियोंग कहता है कि पहली रिक्वायरमेंट है पूरी लॉयल्टी, उसके बाद अगर कोई स्पेशल एबिलिटी हो तो और अच्छा। लीलू थोड़ा सोचकर सुझाव देती है कि नियर बाय ग्रे रैट टाउन चलते हैं। वो बताती है कि वहां करीब 10,000 सर्वाइवर्स रहते हैं और जो भी स्पेशल स्किल्स चाहिए वहां जरूर मिल जाएंगी। चुनियों को कुछ याद आता है और वो पूछता है कि ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट डी और ग्रे रैट टाउन का क्या रिश्ता है, क्योंकि उसने पहले डिस्ट्रिक्ट डी का जिक्र किया था। लीलू बताती है कि ग्रे रैट टाउन सेंट्रल हब है, उसके चारों तरफ 12 छोटे सेटलमेंट्स हैं जिनके नाम ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट ए से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट एल तक हैं। वो बताती है कि ये 12 सेटलमेंट्स ग्रे रैट टाउन पर निर्भर हैं। जब भी कोई कम मिलने वाली चीजें एक्सचेंज करनी हो तो वहां जाते हैं। चुनियोंग फिर एक अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या वहां कोई प्रोग्रामर मिलेगा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानता हो, खासकर जो गेम्स बना सके। कंप्यूटर सुनकर लीलू काफी हैरान लगती है। वो कंफ्यूज्ड होकर कहती है कि समझ नहीं आया। वो पूछती है कि क्या वो उस पुराने जमाने की प्रिमिटिव चीज की बात कर रहा है। चुनियोंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि सुनने में थोड़ा पुराना जरूर लगता है। फिर पूछता है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी जानने वाला कोई मिलना मुश्किल होगा। लीलू कहती है कि उसे भी यकीन से नहीं पता। वो बताती है कि ग्रेट कैटेक्लिज्म से पहले भी लोग ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की जगह इंटेल ब्रेन्स इस्तेमाल करने लगे थे। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है। वो बताती है कि उनके कैंप में एक प्री कैटेलिज्म टेक्निकल डायरेक्टर हैं जो इंटेल ब्रेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक्साइटेड होकर वो चुनियोंग का हाथ पकड़ती है और जल्दी करने को कहती है। चुनियोंग जल्दी से कहता है कि वो खुद चल सकता है। बाद में दोनों साथ चल रहे हैं। चुनियोंग एक बात पूछता है जो उसे काफी देर से खटक रही थी। वो पूछता है कि सेटलमेंट में कोई दरवाजा बंद क्यों नहीं करता। लीलू बताती है कि यहां सब एकदम कंगाल हैं, चुराने लायक कुछ है ही नहीं। साथ ही वेस्टलैंड में जिंदा रहना एकजुटता पर निर्भर है। जो भी ये एकजुटता तोड़े उसे पता चलते ही सभी सेटलमेंट से निकाल दिया जाता है। थोड़ा और चलने के बाद लीलू कहती है कि वो पहुंच गए और जिसे ढूंढना था वो अंदर है। तभी अंदर से एक अजीब आवाज आती है जो खुशी से मीट और उसके स्वाद के बारे में कुछ बोल रही है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। चुनियोंग घिन भरे चेहरे से पीछे हटता है। लीलू शांति से अंकल वे को आवाज देती है और कहती है कि कुछ काम था। थोड़ी देर बाद अंकल वे बाहर आते हैं। वो लीलू को ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आज उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि उन्होंने अभी एक मोटा वाला पकड़ा है। गर्व से खुद को साइंटिस्ट बताते हैं। फिर कहते हैं कि प्रोसेसिंग होने के बाद दोनों पिछले पैर उसके साथ शेयर करेंगे। लीलू खुशी से मान लेती है, लेकिन चुनियो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि आखिर बात किस चीज की हो रही है। जब वो ध्यान से देखता है तो पाता है कि एक बड़ा ग्रे रैट है और पूछता है कि क्या ये कोई म्यूटेड क्रिएचर है। लीलू हाँ में जवाब देती है। वो बताती है कि ज़ॉम्बीज के अलावा ये रैट वेस्टलैंड में सबसे आम म्यूटेड क्रिएचर हैं। बड़े होने पर ये करीब आधा मीटर लंबे होते हैं और यहाँ के लोगों के लिए मीट के मुख्य सोर्सेज में से एक हैं। ये बताने के बाद लीलू अंकल वेई की तरफ मुड़कर कहती है कि वो दरअसल एक जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। वो चुनियों की तरफ इशारा करके बताती है कि ये उसके मौजूदा बॉस हैं। वो समझाती है कि उन्हें कुछ लोग हायर करने हैं और रिम्यूनरेशन बहुत अच्छी है। अंकल वही पास आकर चुनियोंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर शक से पूछते हैं कि इस जैसा छोकरा क्या खाक अच्छी पेमेंट देगा। उन्हें यह भी शक होता है कि कहीं चुनियोंग कोई ठग तो नहीं। चुनियोंग हाथ बढ़ाकर शांति से कहता है कि उसे सेरिब्रल फील्ड में टेक्निकल टैलेंट चाहिए। वो बताता है कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे उसकी मंथली पे होगी 30 केजी चावल और आटा प्लस 10 केजी कच्चा मीट। यह सुनकर अंकल व हक्के बक्के रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में चावल और आटा। चुनियों पूरे आत्मविश्वास से हाँ कहता है। वो ये भी जोड़ता है कि अगर अंकल वे को शक हो तो सैलरी एडवांस में दे सकता है। साइंटिस्ट हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो सीरियस है। लीलू जल्दी से भरोसा दिलाती है कि चिंता ना करें। वो बताती है कि बॉस के यहाँ कहते ही वो फौरन मीट दे सकती है। अंकल वही अचानक जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तो फिर मिस्टर चून सही जगह आए हैं। गर्व से दावा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डी में इंटेल ब्रेन सबसे अच्छी तरह वही समझते हैं। लेकिन चुनियोंग सिर हिलाकर कहता है कि वो गलत समझे। उसके काम का इंटेल ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। वो समझाता है कि वो कंप्यूटर्स की बात कर रहा है। वो पर्सनल कंप्यूटर्स जो पुराने जमाने में हुआ करते थे। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को समझता हो। ये सुनकर साइंटिस्ट रुककर कंफ्यूज्ड होते हैं और कंप्यूटर्स दोहराते हैं। अंकल वे सिर खुजलाते हुए कहते हैं कि कंप्यूटर्स के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके हिसाब से वो बेहद प्रिमिटिव हैं।
वो शिकायत करते हैं कि उनके फंक्शंस लिमिटेड हैं और इंटरेक्शन एक्सपीरियंस बेकार है, इसीलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं। चुनियो उन्हें रोक कर कहता है कि उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझता हो। सीधे जवाब दें कि कर सकते हैं या नहीं। अंकल वे मन में सोचते हैं कि हर महीने चावल, आटा और कच्चा मीट मिलने का मौका नहीं जाने दे सकते, इसलिए वो फौरन एटीट्यूड बदलकर पूछते हैं कि किस स्पेसिफिक तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। चुनियोगंग बताता है कि बात बहुत सिंपल है, बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करके उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर बना सके। अंकल वे सावधानी से पूछते हैं कि क्या इसका मतलब है कि उन्हें हाथ से 0.4 नैनोमीटर चिप्स बनानी होंगी। चुनियोंग फौरन कहता है कि नहीं। अंकल वे फिर पूछते हैं कि क्या कोई सुपर कोर एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करनी है। चुनियोंग फिर मना करता है। यह सुनकर अंकल वे अचानक रिलैक्स होकर आत्मविश्वास से कहते हैं कि तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वो वादा करते हैं कि जब तक हार्डवेयर कंडीशन सही हो वो सभी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि कंप्यूटर्स पे बना सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटेल ब्रेन पे नहीं चल सकता, इसलिए वो पूछते हैं कि चुनियोंग इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। चुनियोंग शांति से कहता है कि इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी। वो कहता है कि एक सच्चा अच्छा एम्प्लॉई बस काम को परफेक्टली पूरा करता है, बेफायदा सवाल नहीं पूछता। अंकल वे जल्दी से सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि पूरी तरह समझ गए। चुनियोंग कहता है कि अच्छा है। वो बताता है कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम वो खुद सुलझा लेगा। वो अंकल व से पूछता है कि कोई और रिक्वायरमेंट है या नहीं, साथ में जोड़ता है कि खाने की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अंकल व थोड़ा सोचकर कहते हैं कि अगर काम में मदद के लिए एक इंटेल ब्रेन भी मिल जाए तो बेहतर होगा। वो बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कोड पहले इंटेल ब्रेन पर डेवलप करके फिर कंप्यूटर पर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिससे प्रोसेस काफ़ी तेज हो जाएगी। कहते हैं कि लो स्पेक मॉडल भी काफ़ी रहेगा। चुनियोंग सिर हिलाकर कहता है कि समझ गया और कोई रास्ता निकालेगा। लीलू कहती है कि अब चलते हैं। अंकल वही हाथ हिलाकर बॉस को विनम्रता से अलविदा कहते हैं। बाद में बाहर चुनियोंग लीलू से पूछता है कि इंटेल ब्रेन आसानी से मिल जाता है। लीलू बताती है कि डिस्ट्रिक्ट डी में नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रे रैट टाउन में खरीदा जा सकता है, बस थोड़ा महंगा है। चुनियोंग चिंतित होकर पूछता है कि क्या आज जो खाना लाया है वो काफ़ी निशी नहीं होगा। लीलू जल्दी से सिर हिलाकर कहती है कि उन लोगों के लिए महंगा है, लेकिन चुनियों के लिए 100 इंटेल ब्रेन्स खरीदना भी आसान होगा। चुनियोगंग पूछता है कि क्या एनहांसमेंट सीरम्स भी ग्रे रैट टाउन में मिलते हैं। लीलू फौरन जवाब देती है कि हाँ मिलते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 सीरम्स ही मिलते हैं। अगर हायर टीयर चाहिए तो ईस्टर्न रीजन में डॉक्टर्स एसोसिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जाना होगा। ये नाम सुनकर चुनियोंग पूछता है कि डॉक्टर्स एसोसिएशन क्या है। लीलू बताती है कि ये वेस्टलैंड के टॉप फैक्शंस में से एक है। सभी एनहांसमेंट सीरम्स और हीलिंग पोशंस इन्हीं ने डेवलप किए हैं। वो थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे सच में ये नहीं पता था। चुनियोगंग जल्दी से कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रही है, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में उसे कुछ पता नहीं। फिर जोड़ता है कि चकी वो ग्रे रैट टाउन जाएगी ही तो डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी कुछ एनहांसमेंट सीरम्स खरीद लाए। लीलू फौरन हाँ कहती है। चुनियोंग कहता है कि वो पहले अपनी दुनिया में जाकर अंकल वे के लिए कंप्यूटर लेकर आएगा, बाकी काम वो संभाले। लीलू सिर हिलाकर कहती है कि समझ गई। जाने से पहले चुनियोंग एक आखिरी बात कहता है। वो कहता है कि अगर ट्रेडिंग के दौरान कोई खतरा हो तो ज़रूरत पड़ने पर खाना छोड़ दे, लेकिन खुद की सेफ्टी पहले रखें। लीलू एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है कि समझ गई। बाद में जब सूरज ढलता है चुनियोंग वापस अपने वर्तमान कमरे में आता है। अभी अभी हुई डील के बारे में सोचते हुए कहता है कि 30 केजी चावल आटा प्लस 10 केजी कच्चा मीट देकर बेसिकली एक टेक्निकल डायरेक्टर को महीने के 400 यूएन से भी कम में हायर किया। उसे वेस्टलैंड सच में एक सोने की खान जैसा लगता है। वो स्ट्रेच करते हुए मजाक में कहता है कि उस जैसे आम लोग अब सच में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तभी वो देखता है कि डन पास में लेटी फोन पर स्क्रॉल कर रही है और सोच रही है कि आज रात पिंदुओं दुओं से क्या ऑर्डर करें। उसकी बेफिक्र अदा देखकर चुनियोंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, हालांकि मन ही मन उसे थोड़ी हंसी भी आती है। अचानक डंडैन की नज़र उस पर पड़ती है और वो हड़बड़ा जाती है। वह जल्दी से उठकर बैठती है और कहती है कि घरे नहीं। उलझन में पूछती है कि वो घर पर कब से है, क्योंकि उसने पहले उसके कमरे में देखा था और वहाँ कोई नहीं था। चुनियोगंग बेफिक्री से कहता है कि वो घर पर ही था, शायद उसे याद गलत हो गई। फिर कहता है कि उसे कुछ काम है और बाहर जाना है, लेकिन वादा करता है कि आज रात उसे खाना खिलाएगा। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद डैन आह भरकर खुद से बुदबुदाती है
कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बाद में बाहर चुनियोंग को याद आता है कि सुयन का ऑडिशन पहले नहीं हुआ था। उसे याद है कि वो कभी कभी कंप्यूटर सिटी में पार्ट टाइम करती है, इसलिए वो वहां जाकर उससे कंप्यूटर खरीदने का फैसला करता है। वहां पहुंचने पर वो सुयन को काउंटर पर काम करते देखता है। उसी वक्त एक आदमी उसके पास आकर दबी जबान में बात करने लगता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसके प्रस्ताव पर दोबारा सोचा, और कहता है कि अगर वो मान जाए तो वो कल सामान ले लेगा। सुयन उसे फौरन मना कर देती है। वो शांति से कहती है कि यहाँ कंप्यूटर्स बिकते हैं। वो जिस तरह की सर्विस की बात कर रहा है वो यहाँ नहीं मिलती। चुनियंग हाथ हिलाकर उसे बुलाता है और कहता है कि एक पल आए, उसके कुछ सवाल हैं। सुयन जल्दी से पास आकर धीरे से कहती है कि अच्छा हुआ वो आ गया, वरना वो मोटा उसे परेशान करते करते मार डालता। चुनियोंग पूछता है कि क्या वो बहुत जिद कर रहा था। सुयन कहती है कि बिल्कुल नहीं। वो बताती है कि वह एक कंप्यूटर बनवाना चाहता है, लेकिन बार बार कह रहा है कि आज रात उसके साथ पीने चले। फिर पूछती है कि क्या वो सच में ऐसी लगती है जो इस तरह की बात मान ले। फिर पूछती है कि वो आया किस लिए है, और मजाक में कहती है कि सिर्फ उसे तमाशा बनते देखने तो नहीं आया। चुनियोंग कहता है कि वो तो कंप्यूटर खरीदने आया है। याद दिलाता है कि उसने पहले बताया था कि गेम कंपनी खोल रहा है। फिर उससे कहता है कि सबसे हाई स्पेक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में मदद करें। खासतौर पर कहता है कि सबसे नया और महंगा ग्राफिक्स कार्ड और बाकी सारे बेहतरीन पार्ट्स लगाए। सुयन हैरान होकर कहती है कि दुकान का सबसे ऊंचे दर्जे का कंप्यूटर 1,00,000 युएन का है। वो याद दिलाती है कि वो कंपनी खोल रहा है, खुद गेम्स नहीं खेल रहा, तो इतना महंगा क्यों चाहिए। चुनियोंग बताता है कि सॉफ्टवेयर की लोड लिमिट्स जांचने के लिए हाई स्पेक मशीन चाहिए। सुयन सिर हिलाकर कहती है कि एक पल रुके। वो सामान लेकर आती है और अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वही मोटा आदमी जो उसे परेशान कर रहा था वापस आ जाता है। वो मन में बुदबुदाता है कि आज उस लड़की को पटा कर रहेगा। फिर चुनियोंग से पूछता है कि वो क्या लेने वाला है और बजट क्या है। चुनियोंग सीधे 1,00,000 युआन वाले कंप्यूटर की तरफ इशारा करके कहता है कि वही लेना है। वो आदमी पूरी तरह हक्का बक्का हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में सबसे ऊंचे दर्जे की मशीन खरीद रहा है। तभी सुयन कंप्यूटर का पैकेट लेकर वापस आती है और कहती है कि उसका ऑर्डर तैयार है। कुल 1,300 युएन हुए। किस तरह भुगतान करेगा। ये सब देखकर वो मोटा आदमी पूरी तरह भौचक्का रह जाता है और पूछता है कि क्या ये सच में हो रहा है। चुनियोंग उसकी तरफ देखकर मजाक में पूछता है कि अब भी चाहता है कि वो उसके साथ पीने जाए। वो आदमी फौरन पीछे हट जाता है और भागते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। इधर ग्रे रैट टाउन में लीलू एक बड़ा बैकपैक लेकर गलियों में चल रही है। आसपास के कुछ लोग उसे देखने लगते हैं। एक आदमी उसके पास आकर पूछता है कि क्या साथ चलना है। लीलू साफ मना कर देती है, लेकिन वो आदमी और करीब आता रहता है और अपने साथियों से धीरे से कहता है कि उसका बैकपैक बहुत भरा हुआ लग रहा है, जरूर कुछ कीमती होगा। लीलू उसे फौरन दूर हो जाने को कहती है। वो थोड़ी सी बंदूक बाहर निकालकर चेतावनी देती है कि अगर पीछे नहीं हटा तो हाथ उठाने में देर नहीं लगेगी। उसे बंदूक देखकर वो आदमी पीछे हट जाता है, लेकिन उसका एक साथी हैरानी से बुदबुदाता है कि इसके पास तो हथियार है। लीलू आगे बढ़ती रहती है और खुद पर काबू रखती है, मन में बार बार खुद को याद दिलाती है कि शांत रहना है। वो जानती है कि जरा भी कमजोरी दिखाई तो ये सियारों का झुंड फौरन टूट पड़ेगा। कुछ देर बाद वो एक वेस्टलैंड की मरम्मत की दुकान पर पहुंचती है। काउंटर पर जाकर कहती हैं कि एक इंटेल ब्रेन चाहिए। काउंटर पर बैठा आदमी बताता है कि बेसिक मॉडल 15 केजी ग्रे रैट के मास में मिलेगा, और अगर अतिरिक्त प्लग-इन मॉड्यूल चाहिए तो 5 केजी और लगेंगे। लीलू शांति से कहती है कि बस बेसिक मॉडल लेगी। आदमी उसका सामान जांचता है और कहता है कि वजन पूरा है। वो इंटेल ब्रेन उसके बैग में रख देता है। जाने से पहले पूछता है कि कुछ और लेना है। उसके पास काफी अच्छा सामान है। लीलू साफ मना कर देती है। जैसे ही वो चली जाती है, पास में खड़ा एक आदमी पूछता है कि क्या उसका पीछा करें। दूसरा सिर हिलाकर कहता है कि झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं। लीलू गली में चलते हुए चैन की सांस लेती है। मन में सोचती है कि बाल बाल बची। अगर उन लोगों ने उसके पास रखी पत्ता गोभी देख ली होती तो पूरी बस्ती पागल हो जाती। थोड़ा और आगे जाकर वो एक और जगह पहुंचती है। दरवाजे पर खड़े होकर कहती है कि आखिरकार पहुंची। अंदर बैठा आदमी कहता है कि आए जो चाहिए देख लो। दुकान के अंदर कई तरह के सीरम सजे हुए हैं। मैंगो सीरम, स्टील सीरम, बुल सीरम, TA1 एनहांसमेंट सीरम, TA2 एनहांसमेंट सीरम और TA3 एनहांसमेंट सीरम तक भी। लेकिन सब देखने के बाद लीलू शांति से कहती है कि ये सब तो बहुत साधारण है। उसे ऊंचे दर्जे के सीरम्स चाहिए।
दुकानदार हंसकर कहता है कि ऊंचे दर्जे के सीरम्स की कीमत उस जैसी छोटी लड़की की पहुंच से बाहर है। कोई जवाब दिए बिना लीलू धीरे से पत्ता गोभी निकालकर उसे दिखाती है। उसे देखते ही आदमी की आंखें फटी रह जाती हैं। वो अचानक लीलू के पास से इस तरह तेजी से गुजरता है कि वो खुद हैरान रह जाती है। वो फौरन पलटकर कहती है कि ये तो बेहद तेज है। सहज प्रतिक्रिया में वो अपना हथियार निकालकर उसकी तरफ तान देती है और पूछती है कि क्या कर रहा है। आदमी शांति से कहता है कि घबराए नहीं, उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है। वो जोड़ता है कि अगर वो सच में लूटना चाहता तो उसकी वो टूटी फूटी बंदूक एक टियर 9 एनहांस्ड ह्यूमन के आगे कुछ नहीं कर सकती। लीलू हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने टियर 9 कहा। वो कहती है कि यकीन नहीं होता। डॉक्टर्स एसोसिएशन एक टियर 9 डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी दूरदराज जगह ग्रे रैट टाउन में क्यों भेजेगी। आदमी कंधे उचकाकर कहता है कि वेस्टलैंड में कुछ भी नामुमकिन नहीं। फिर विनम्रता से पूछता है कि क्या वो पत्ता गोभी को थोड़ा करीब से देख सकता है। लीलू एक पल हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार उसे दे देती है। जैसे ही आदमी उसे हाथ में लेता है वो लगभग बेकाबू हो जाता है। ध्यान से जांचते हुए कहता है कि ताजगी और रंग तो अविश्वसनीय है। उसे एहसास होता है कि ये बिल्कुल ताज़ी पत्ता गोभी है जिस पर रेडिएशन का जरा भी असर नहीं। वो कहता है कि ये तो किसी चमत्कार जैसा है, जैसे उसने अपनी आंखों से चमत्कार देख लिया हो। लीलू फिर कहती है कि अगर चाहिए तो बराबर कीमत के सीरम से एक्सचेंज करें। आदमी फौरन चेतावनी देता है कि मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत मांगने की कोशिश न करें। लीलू शांति से जवाब देती है कि वेस्टलैंड की जमीन पर सब्जियां उग नहीं सकती, इसलिए उसे इस चीज की असली कीमत समझ आनी चाहिए। आदमी सिर हिलाकर कहता है कि वो समझता है कि इसकी वैल्यू इसकी दुर्लभता से है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसका ट्रेडिंग पार्टनर मौकाप्रस्त हो। लीलू भरोसा दिलाती है कि डील सही तरह से पूरी करने की उसके पास पूरी नीयत है। ये सुनकर आदमी मान जाता है और एक बटन दबाता है। एक छुपा हुआ खाना खुलता है जिसमें कई चीजें रखी हैं। वो कहता है कि वो भी अपनी नीयत दिखाएगा। वो टियर 1 से टियर 6 तक एनहांसमेंट सीरम्स का पूरा सेट और एक हीलिंग पोशन पेश करता है जो कोशिकाओं के बदलाव से होने वाली बीमारियां ठीक कर सकती है। फिर वो मुख्य चीज की तरफ इशारा करता है, संगीत, एक बिल्कुल नया कार्बन फाइबर बोमर आर्मर। लीलू हैरान होकर पूछती है कि क्या ये सब उसका होगा। आदमी फौरन कहता है कि बिल्कुल नहीं। वो बताता है कि वो बस 2 चीजें चुन सकती है और उन्हें उसके सामने फेंक देता है। उलझन में लीलू पूछती है कि अगर आर्मर नहीं मिलेगा तो उसने दिखाया क्यों। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि जाहिर है अगले सौदे के लिए वो फिर बटन दबाता है और वो सब छुप जाता है। फिर कहता है कि अगर आर्मर चाहिए तो अगली बार और पत्ता गोभी या दूसरी सब्जियां लेकर आएं। ये सुनकर लीलू अचानक शक में पड़ जाती है और सोचती है कि उसे कैसे पता कि उसके पास और सब्जियां हैं। आदमी समझाता है कि पत्ता गोभी इतनी बेदागर है कि साफ जाहिर है ये कोई इत्तेफाकिया चीज नहीं। उसके हिसाब से जो गुड सब्जियां उगाने की टेक्नोलॉजी सीख चुका हो वो सिर्फ एक पत्ता गोभी नहीं उगाएगा। लीलू जल्दी से जवाब देती है कि ये उगाई नहीं गई। वो कहती है कि उसे बस ग्रेट कैटेक्लिज्म से पहले के किसी खंडहर में मिली थी। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि अगर सच में ऐसा कोई खंडहर होता तो उसमें सिर्फ एक पत्ता गोभी नहीं होती। वो कहता है कि जल्दी वापस जाए और अपने साथियों से बात करें। साथ ही जोड़ता है कि वेस्टलैंड में रहने वालों के लिए सब्जियों से कहीं ज्यादा काम एक ताकतवर कवच का है। लीलू थोड़ा सोचकर आखिरकार मान जाती है। कहती है कि आर्मर संभाल कर रखे, वो जल्द से जल्द वापस आएगी। उसके जाने के बाद आदमी खुद से बुदबुदाता है कि भले ही वो किसी सत्ता संघर्ष में हारकर इस वीराने में आ गया, लेकिन अगर इतनी कीमती सब्जियां मिलने लगे तो शायद यही उसके हक में बेहतर निकले। इधर आधुनिक दुनिया में चुनियोंग एक सुपरमार्केट के सामने ट्रक के पास खड़ा है। सामान उतारने वाला एक मजदूर मिस्टर चुन को बताता है कि उनका सामान आ गया है और पूछता है कि कहाँ रखें। चुनियोंग बेफिक्री से कहता है कि पास वाले स्टोरेज एरिया में रख दो। जब मजदूर डिब्बे उठा रहे होते हैं तो एक चुपके से दूसरे से कहता है कि सिर्फ मांस ही 20,000 यूएन से ज्यादा का होगा। एक साथ इतना कोई क्यों खरीदेगा। दूसरा कहता है कि उसे क्या मतलब, बस अपना काम करें। सामान पहुंचाने के बाद मजदूर चुनियों को बताता है कि आगे कुछ चाहिए हो तो बता दे। फिर ट्रक लेकर चले जाते हैं। चुनियोंग सुनी गली में इधर उधर देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ, यहां आमतौर तौर पर कोई नहीं होता और ना ही सर्वेलेंस कैमरास हैं, वरना इतना सामान कहाँ रखता। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है तो वो रिंग चालू करके सारा सामान एक ही बार में उसमें रख लेता है। लेकिन फिर वो इस सिचुएशन के बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये तरीका लंबे समय के लिए सही नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में सामान के साथ देर सवेर कोई ना कोई उसे ऐसा करते देख लेगा। वो खुद से मजाक में कहता है
कि अगर किसी तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो गया तो सब कुछ खुल जाएगा। सोच विचार के बाद चुनयोंग तय करता है कि अभी के लिए एक प्राइवेट फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पर लेना ठीक रहेगा। वो ये भी सोचता है कि किसी फूड फैक्ट्री से मिलकर काम करें। इस तरह न सिर्फ सामान रखने की जगह होगी, बल्कि वेस्टलैंड में लाए जाने वाले खाने की किस्में भी बढ़ जाएंगी। चुनयोंग मन में सोचता है कि जैसा उसे लगा था, रिंग के अंदर की स्टोरेज स्पेस पूरी तरह रुकी हुई अवस्था में है। चाहे कितना भी ताज़ा खाना रखो, खराब होने की चिंता नहीं। इसे जांचने के लिए वह एक अच्छी आइसक्रीम निकालकर खाता है। खाते खाते अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि चुनयोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। चुनयोंग शांति से कहता है कि समझ गया। फोन रखने के बाद वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब से उसका करियर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। बाद में घर वापस आकर वो आवाज देता है कि आ गया। डैन फौरन पूछती है कि पहले इतनी जल्दी में कहाँ गया था। मजाक में पूछती है कि कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने तो नहीं गया था। चुनयोंग कहता है कि वो एक बात बताना भूल गया था। वो बताता है कि उसने खुद ही कंपनी खोल ली है, इसलिए अब नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इस कमाल की मंगा का ये सफर फिलहाल हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने इस मंगा का पूरा 1 घंटे का एक धमाकेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाकर चैनल पे डाल दिया है। अब सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का प्यार और एक नंबर रिस्पॉन्स मिला तो मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊंगा।